अच्छा जी, ये हमारा पिछला जो लेक्चर था वो कंप्लीट नहीं हो सका था। तो जो उसका बकाया पोर्शन है वो आज हम डिस्कस करते हैं। पेन और पेन मैनेजमेंट पे हमने बात कर ली थी कि पेन क्या है, पेन की इम्पोर्टेंस क्या है, और पेन की टाइप्स भी हमने डिस्कस कर ली थी, और डायग्नोस कैसे कैसे करना है वो भी हमने कर लिया था। और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में भी हमने बताया था कि भाई दो चीज़ें होती हैं, एक रूटीन का, एक जो नया सिस्टम माना जाता है फोकस्ड फिजिकल एग्जामिनेशन, उस पर भी डिस्कस कर लिया था। फिर जो कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट जो हैं ये भी डिस्कस कर लिए थे। प्रिंसिपल्स ऑफ पेन मैनेजमेंट के जो 10 प्रिंसिपल्स हैं, अगर आपने पेन को मैनेज करना है तो उसके 10 प्रिंसिपल्स क्या हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स में हमने दो तरह, तीन चार तरह की टेक्निक्स होती हैं। एक है विदाउट मेडिसिन, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। विद मेडिसिन, ये भी डिस्कस हो गया था। और तीसरा था इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट, ये रह गया था, ये डिस्कस नहीं हो सका था। तो आज हम ना यहाँ से शुरू करेंगे कि इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट क्या है। ठीक है जी। ये कब हो गई सुनिए। मेडिसिन में ये मैंने पिछली दफा आपको नहीं दिखाया था, ये जो WHO का एनाल्जेसिक लीडर जो है, फिर टोनोफ्लेक्स। हाँ गई बात। मैं नीचे मिली। यार मुसीबत पड़ गई। दोबारा ज्वाइन कर।
दोबारा की है वो, ज्वाइन तो हो जाती है लेकिन वो ये आ जाता है। मशीन होती है जो ओजोन बनाती है, ऑक्सीजन से ओजोन बनाती है। उस मशीन के जरिए आप ओजोन बनाते हैं और उसको फिर आपने इंजेक्ट करना होता है। दो मेथड होते हैं, एक तो ये है कि आप इंट्रावीनस इंजेक्ट कर दें, या फिर जो ज्यादा पॉपुलर मेथड है जो कि यहाँ मेयो हॉस्पिटल में किया जा रहा है, वो है आप उस एरिए में जहां पे पेन है उस जगह पे इंजेक्ट कर दें। और ये स्पाइनल कॉर्ड में, ये जो है स्पाइन की जो खास तौर पर स्पेशली लो बैक में इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। सिरिंज में आपने वो भरनी है ना, ना हवा की शक्ल में, जैसे ऑक्सीजन हवा की शक्ल। हाँ जी, उसमें बड़ी कैटेगरीज हैं आपके पास जो डिवाइस है। हाँ, एक सस्ती वाली भी हैं, महंगी वाली भी हैं। वो जो मेयो हॉस्पिटल में है ना, वो उन्होंने परचेज की है कोई $4000 की। तो इसको आप समझ लें कि ये कितना बनता है, कोई 10 लाख के करीब बन जाता है। लेकिन ये है कि उस लिहाज से जैसे रिजल्ट्स हैं तो ये कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन वो डेली कर रहे हैं और मसलसल बड़ा अच्छा रिजल्ट। सबकुटेनियस भी दे सकते हैं और बकायदा इंट्रा आर्टिकुलर दी जाती है। ये जो इनका है ना ऑर्थोपीडिक का डिपार्टमेंट, आप वहां सर्जिकल टावर में जाएंगे ना, तो वहां जो ऑर्थोपीडिक डिपार्टमेंट है वो कर गैस ही, जी जी, एज इन द फॉर्म ऑफ गैस इंजेक्ट कर दी जाती। और यही जो है ना, ये घुटनों में भी डाला जाता है, नी आर्थराइटिस में भी, और ये बाकी जो है ना, ये इन दो में तो बहुत ज्यादा डाला जाता है, लो बैक में और ये इंट्रा आर्टिकुलर। अगर इंट्रावीन, आपकी बात ठीक है, इंट्रावीनस वो एक रेकमेंडेशन तो है, लेकिन वो आपका सवाल बहुत वैलिड है। ये यहाँ जो प्रैक्टिस हो रही है वो हो रही है इंट्रा आर्टिकुलर। और दूसरा एक चीज आपने नाम सुना होगा कि छोटे बच्चे जो हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट, हाँ जी, इस तरह के बच्चों में इंट्रा वो रेक्टम जो है ना, बाई रेक्टम वो इंजेक्ट किया जाता है ओजोन। और ये जो कर रहे हैं ना, हमारे एक और डॉक्टर साहब हैं जो हमारे यहाँ सेक्रेटरी के लेक्चर भी दिया करेंगे, कासिम साहब, वो भी कर रहे हैं। वो उन्होंने ये इधर यहाँ पे हॉस्पिटल है चुबुर्जी में जमात इस्लामी वालों का, सुरैया अजीम, वो बज़ाहिर हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो कहते हैं जी कि इसके रिजल्ट्स हैं। वो उसकी इम्प्रूवमेंट, उसके जो है ना बच्चे के जो सिम्टम्स है ना वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। वालदेन वालदेन के तो भुगतने वाले सिम्टम होते हैं, बच्चे के जो सिम्टम होते हैं, बच्चा जो ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है, बच्चा जो रैश होता है उसकी रैशनेस कम हो जाती है। लेकिन बहरहाल वो डॉक्टर साहब बड़े ठीक ठाक चार्ज कर रहे हैं दोनों, और उसके रिजल्ट्स हैं, बच्चे टिक के बैठने लग जाते हैं। हाँ जी, मगर एक वक्त इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। अच्छा चलें, ये तो हो गया ओजोन का। ये इसको हम ब्रीफ करते हैं, इस हमारा मेन ओजोन का लेक्चर नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन या एपिड्यूरल इंजेक्शंस, या इंजेक्शन एट द फेसेट जॉइंट्स ऑफ वर्टिब्री एंड सैक्रोइलियक जॉइंट्स, इस जगह पे भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और फिर ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन। ट्रिगर पॉइंट का मतलब ये है कि वो एरिया जहां पे पेन बहुत शदीद है, आप समझते हैं कि भाई अगर मैं इसको खाने वाली दवाई दूंगा तो वो सारी सर्कुलेशन के बाद इस एरिए में इतनी सफिशिएंट मिकदार में नहीं पहुंचेगी, उस एरिए में वो लगाए जाते हैं। हाँ जी, टूथिक में तो ऑलरेडी वो लगा रहे हैं, वैसे ही जाइलोकेन लगा के तो वो कवर कर लेते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती कि इन सब जगहों पे इंजेक्शंस लगाए कौन कौन से जाते हैं।
पहले तो वो था ना, इन सब जगहों पे हमेशा याद रखें कि अगर आपने स्टीरॉयड लगाना है तो लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉयड लगे। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, कोई भी इंटेलिजेंट शख्सियत लॉन्ग एक्टिंग, डेपोमेड्रोल मैडम का, अच्छा, और एक और है लॉन्ग एक्टिंग, ट्राइएमसिनोलॉन, ठीक, वेरी गुड। अच्छा जी, तो ये जो दो टीके हैं ना, ये ज्यादा पॉपुलर हैं, डिपोमेड्रोल और ट्राइएमसिनोलॉन, ज्यादातर 40 मिलीग्राम में लगाए जाते हैं। अच्छा, उसके साथ एक जो टीका मिला के लगाया जाता है वो है 2% ज़ाइलोकेन, लिग्नोकेन कह लें, जो भी है। तो ये मिला के जो है ना, ये इंट्रा आर्टिकुलर भी लगाए जाते हैं, एपिड्यूरल भी लगाए जा सकते हैं, और फेसेट जॉइंट में भी ये लगाए जाते हैं, और ट्रिगर पॉइंट के तौर पे भी ये लगाए जाते हैं। एक नई डेरिवेशन है कि जो ओपियम डेरिवेटिव्स हैं वो भी इन्हीं सब जगह पे लगाए जा सकते हैं, जिसमें ट्रेमाडोल, आपको पता ही है सारे। जी 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 जी, ये सारे लगाए जा सकते हैं, लेकिन ट्रेमाडोल के रिजल्ट्स काफी अच्छे। ठीक है जी। अब मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये टीके लगाने का मेथड क्या है? अब एक मेथड है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड या एक्सपीरियंस मेथड। एक बंदा है, वो कहता है जी मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है घुटनों में टीके लगाने का, तो मुझे किसी एड की जरूरत नहीं है। तो वो एक्सपीरियंस से, या उसको नजर तो नहीं आ रहा ना अंदर से जोड़, या वो उसको आपकी जो रीढ़ की हड्डी के जो वर्टिब्रास है नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस से लगा देता है। दूसरा मेथड है अल्ट्रासाउंड गाइडेड, कि वो अल्ट्रासाउंड के साथ देख लेते हैं कि भाई अंदर की स्पेस कैसी है, उस लिहाज से वो लगाए जाते हैं। तीसरा मेथड जो है वो है फ्लोरोस्कोप गाइडेड। फ्लोरोस्कोप का क्या है कि ये रेडिएशन के जरिए जिस तरह एक्सरे आती है ना, इसी तरह एक्सरे आ जाता है, उसमें आपको बकायदा बोन्स और उसके हर चीज स्पेसिस नजर आती हैं, और उसके लिहाज से हम आगे उसको इंजेक्शन को एग्जैक्ट जगह पे डाल सकते हैं। जी, डिस्प्ले हो रहा, और डिस्प्ले होके आपको वो पिन पॉइंट जगह नजर आ जाती है जहां पे आप समझते हैं कि भाई इस जगह पे मैंने वो टीका लगा देना है। जी 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 जी, बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो है फ्लोरोस्कोप गाइडेड जो है ना, ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। अब फ्लोरोस्कोप गाइडेड का बेनिफिट क्या है? फ्लोरोस्कोप मशीन जो है ना, इसके साथ जो लेटेस्ट मशीन्स आ रही हैं वो एब्लेशन भी कर देती हैं। एब्लेशन का क्या मतलब है? जला देना। हाँ जी। अब एब्लेशन का क्या मकसद है कि भाई एक आप समझते हैं कि वो जो टिश्यू है, जो कि असल पेनफुल टिश्यू है, इसको खत्म कर दूं, तो जब जाहिर है वो क्या कहते हैं उर्दू में हम, कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो जब आपने वो जो पेनफुल स्टिमुलस जो है जहां से निकलता है, उस टिश्यू को ही जला देना है, तो फिर जी जी बिल्कुल, हाँ जी। तो उसमें अब यह जो जलाने के दो मेथड हैं, एक मेथड होता है थर्मल एब्लेशन, कि वो जो है ना, वो वहां इतनी हीट पैदा कर देती है, उसकी जो प्रोब आगे गई होती है, वो जो नीडल जिसके साथ, कि वो जो टिश्यू है, वो नर्व जो है, नर्व टिश्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या डिसेंसिटाइज हो जाएगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। दूसरा है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, कि वो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव्स उसके ऊपर डाली जाती हैं, और उसके साथ भी वो हीट के जरिए नहीं होता, बाय रेडिएशन वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे ये जैसे रेडिएशन की वेव्स नहीं होती उसी, जी जी, माइक्रोवेव ही हो। हाँ जी। अच्छा जी, ये मेथड है, इसके साथ रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप ये जो है ना फ्लोरोस्कोप गाइडेड, और वहां इंजेक्शन भी ये लगाते हैं, प्लस आपने एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दे दिया, दूसरा जाइलोकेन के साथ आपने लोकल डिसेंसिटाइजेशन का भी अमल कर दिया, तीसरे नंबर पे आपने अब्लेशन भी कर दी। तो ये तीनों चीजें जब आप कर लेते हैं, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली वो सारी सोर्सेज जो है उसके सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए, और पेशेंट जो है वो काफी हद तक और लंबे अरसे के लिए पेन फ्री हो जाता है। ब्यूपिकेन और जाइलोकेन में जो एक मेन डिफरेंस है ना, अगर जाइलोकेन लगाते हैं तो उसके कार्डियक साइड इफेक्ट नहीं है, ब्यूपिकेन के कार्डियक साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन हमने कंपेयर करना है ना, वो बात इनकी बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है इन्होंने सवाल उठाया, वो लॉन्ग एक्टिंग है।
हाँ जी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका अच्छा है, लेकिन उसको इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता कि उसके साइड इफेक्ट्स में से कार्डियक साइड इफेक्ट आते हैं। इस वजह से जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, वो ब्यूपिकेन की बजाय ज़ाइलोकेन को ही प्रेफर करते हैं। ये रेडियोलॉजिस्ट है ना, इस वजह से एनेस्थेटिस्ट है, तो इनको बहुत अच्छा पता है इस चीज का। तो अच्छा सवाल था जी, थैंक यू। अच्छा जी, अब ये आपको समझ आ गई होगी, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि जी ये जो वेंशनल पेन मैनेजमेंट है क्या। अब एक और नई चीज है जिसको हम कहते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन। अब रीजनरेटिव मेडिसिन क्या क्या है कि वो जो टिश्यू आपके कुदरती तौर पर डिस्ट्रॉय हो गए हैं उनको दोबारा पैदा किया जाए। जैसे देखें, आपको पता ही है कि ये जो घुटने का दर्द होता है उसमें क्या होता है, उसकी जो दरमियान की मेनिस्कस और उसकी जो डिस्क्स होती हैं वो स्क्वीज कर जाती हैं। रीढ़ की हड्डी में भी दरमियान की जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं वो भी स्क्वीज कर जाती हैं। तो उनको दोबारा पैदा करने के मेथड कौन कौन से हैं, कोई ऐसी चीज हो ये, बल्कि हाँ जी, वो तो एक और चीज है। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जो है ना, दैट इज नहीं, वैसे भी देखें मैं आपको बताऊं, वो एक ब्लॉकेज की डिग्री है और एक आप समझ लीजिए एक और चीज है जो कि वहां ब्लॉक कर रही है। या तो हो ना कि उसका टिश्यू डैमेज नहीं हो रहा होता, वो तो कोई चीज आके वहां ब्लॉक कर रही है, तो वो टिश्यू डैमेज तो रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन वो जो ब्लॉक है उसको भी तो हटाना जरूरी होता है। अच्छा चले, अब इसमें क्या चीजें हैं, इसमें आजकल जो है ना रीजनरेटिव में कोशिश की जाती है कि इंसान का अपना टिश्यू ही इस्तेमाल किया जाए जो कि रीजनरेशन कर दे। लेकिन बाहर के मुल्कों में, हमारे मुल्क में अभी दूसरे डोनर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ना इतनी स्टडी है हमारे मुल्क में डोनर के साथ रीजनरेशन नहीं हो रही, लेकिन बाहर के मुल्कों में डोनर के जरिए भी रीजनरेशन हो रही है। इसमें जो कॉमनेस्ट जो तरीका है, जो कि मेरा ख्याल आप बीइंग एक जनरल प्रैक्टिशनर अपनी क्लिनिक में भी कर सकते हैं, वो है पीआरपी। दूसरा स्टेम सेल थेरेपी, ये एक स्पेशलाइज्ड मेथड है। एक्सोसोम्स, ये उससे भी स्पेशलाइज्ड मेथड है, हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पीआरपी से क्या बनता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक है जी। इसमें हम क्या करते हैं कि मरीज का अपना ब्लड उसको इस्तेमाल किया जाता है थोड़े से प्रोसेस के साथ। और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, इंजरीज में, हेयर लॉस में, आर्थराइटिस में, और सबसे ज्यादा आजकल इसका इस्तेमाल जो हो रहा है, जो कि मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं, कॉस्मेटिक इश्यूज में और नॉन डॉक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, कॉस्मेटिक्स में नॉन डॉक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सबसे बुरी चीज है। और मैं आप सब लोगों को, डॉक्टर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कोशिश करें कि वो इस लाइन में आए और वो ठीक ठाक पैसे छोटे छोटे मामलों के, जी जी, हाँ, और ये डॉक्टर्स को करना चाहिए कि बेसिकली ये एक स्पेशलिटी है रीजनरेटिव मेडिसिन। लेकिन बहरहाल ये 4 किस्म की होती है। अब इसमें होता क्या है, ये प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर जो क्या करता है, ये करेगा क्या इंजरीज में, इसका क्या रिजल्ट है, इंजरीज में रिजल्ट ये है कि वो इंजरीज को हील अप करता है। अगर कोई मसल इंजर हो गया और उसका डैमेज हो गया तो ये पीआरपी के जरिए वो हील अप हो सकता है, उसकी हीलिंग फास्ट होगी। टेंडन्स को, लिगामेंट्स को और कार्टिलेजेस को उसकी हीलिंग फास्ट करता है। ये नी के अंदर, नी आर्थराइटिस में भी इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि डायरेक्ट इंजेक्ट इन द नी स्पेस विदाउट ज़ाइलोकेन। अच्छा, अब ये है कि बल्कि कई जो लेटेस्ट डॉक्टर्स हैं बाहर के, यूरोप के डॉक्टर, वो कहते हैं कि वी गॉट बेटर रिजल्ट देन द स्टीरॉयड एंड ज़ाइलोकेन पीआरपी के जरिए। अच्छा, उसके बाद अगला आ जाता है हेयर लॉस। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये हेयर लॉस जो है ना, जी सर कुछ कहना। नहीं नहीं सर, थर्ड डिग्री में नहीं, अभी तक इसके जो रिजल्ट्स हैं ना वो फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री पे।
माइल्ड एंड मॉडरेट हाँ जी, माइल्ड एंड मॉडरेट। अच्छा जी, जगह पे लगा दें। नहीं नहीं नहीं, वो लोकली इंजेक्ट किया जाता है ना, उसके साथ वो जो उसकी जो देखे ना, एक हमारा नेचुरल प्रोसेस है हीलिंग का, कुदरती तौर पे जो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने फिट किया हुआ है, उस प्रोसेस को ये एक्सेजरेट कर देता है, एनहांस कर देता है। उस जगह पे लगाना है, उसी जगह पे लगाना है, उसी जगह पे लगेगा। अच्छा, इसमें पीआरपी जो है ना, ये मुख्तलिफ जॉइंट्स में भी लगाई जा सकती है, और पीआरपी को इंट्रावीनस भी कई लोग लगा देते हैं। बंदा देखा हुआ है जी। हाँ जी, बेसिकली इसने आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, उसको एक्टिवेट करना होता है। हाँ जी, तो जब आपका इम्यून सिस्टम, अच्छा अब मैं आपको चीज बताऊं, चाइना में क्या किया जाता है डॉक्टर साहब, जो आपने सवाल किया। फिर हम प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करके उस टिश्यू पे इंजेक्ट कर देते हैं। जी जी, उसमें तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि हमने प्लाज्मा इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया हाँ जी, सेंट्रीफ्यूज मशीन से। जी 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 जी, तो फिर उसको बाहर, चलो आगे चलें। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक आपके इंफॉर्मेशन के लिए, कि चाइना में क्या किया जाता है। वो पीआरपी को ना, चाइना के अपना जो मेथड्स है, वो कहते हैं जिस्म में आपके इम्यून एनहेंसिंग पॉइंट्स होते हैं। वो कहते हैं जी कि बजाय ये इस तरह की जो जनरलाइज्ड डिजीज है, उन इम्यून एनहेंसिंग पॉइंट्स में आप पीआरपी को लगा दो। एक ये गर्दन के पीछे होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप पीआरपी को लगा सकते हैं, उससे आपकी एज ए होल इम्यूनिटी बढ़ती है। अच्छा जी, मैंने ये एक पेशेंट में तजर्बा किया था, उस बंदे की आधी मूंछ आती थी, आधी नहीं आती थी। उसने कहा जी मेरा कुछ करे, बड़ा काफी देर तक मेरे पास आता रहा। तो मैं वीकली उसको ये पीआरपी जो है ना, वो लगाता था, लेकिन यहाँ नहीं लगाता था, क्योंकि मैंने उसकी जनरल इम्यूनिटी सेट करनी थी। उसके जनरली वैसे भी बालों का मसला था। तो आफ्टर 3 मंथ्स उसकी दोनों साइडों की मूंछें बराबर हो गई। ये इम्यून एनहेंसिंग पॉइंट्स में ये मैंने एक यहाँ पे, जी जी, सर्वाइकल रीजन एक ये, हाँ जी, और इधर, हाँ जी। अच्छा जी, सबकुटेनियस, नहीं नहीं, वो मसल्स के अंदर आप लगा देते हैं। हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद अब हेयर लॉस, अगला सुन लेना। मेल पैटर्न बाल्डनेस और एलोपेशिया किसी तरह का भी हो, ये इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो रहा है कि ये बाल्डनेस में बहुत ही ज्यादा। और वो आज भी मुझे ना, एक मैं इधर सुबह हॉस्पिटल बैठा हुआ था, तो एक ऐसी लड़की जिसने कुछ भी कोर्स नहीं किया हुआ था, सिर्फ एक ब्यूटिशियन थी, उसने मुझे बताया कि जी मैं 5,000 पर सिटिंग लेती हूँ एलोपेशिया के पेशेंट्स का। और हाँ जी, और ये मैं वही बात करता हूँ कि हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनमें स्किल और नॉलेज ज्यादा है, उनको ये लगाना चाहिए। बहरहाल जो एलोपेशिया एरेटा है, जी जी, उसमें इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। और कितने सीसी पॉइंट सर जी, इसमें दैट डिपेंड्स कि आपका एरिया कितना बड़ा है। हाँ, उसके मुताबिक आपने लगाना है। बेसिकली तो आपने एनरिच करना होता है उस एरिया को, ताकि वहां पे वो पीआरपी पूरा लगे। हाँ, तो एटलीस्ट 3 सीसी। हाँ, नहीं 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 नहीं, वहीं पे लगाना है आपने। जी जी, वहीं लगाना है। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने कहा कि एक ऐसी डिजीज है, जैसे वो डॉक्टर साहब ने एक बड़ा ब्रिलियंट सवाल किया था कि भाई अगर ऑस्टियोप्रोसिस है तो फिर हम कहाँ लगाएंगे, तो फिर हम ट्रिगर पॉइंट, वो ट्रिगर पॉइंट नहीं, इम्यून एनहेंसिंग पॉइंट्स पे लगाएंगे। अच्छा जी, इसमें जी कहा जाता है 10 से 15 सेशन, कितने इंटरवल के बाद? एटलीस्ट 3 वीक्स के बाद। 3 वीक्स के बाद इंजेक्शन देना। हाँ जी, तो उसका पेशेंट को तो हम कहेंगे कि भाई आपको 6 महीने साल लगेगा। हाँ जी, बिल्कुल कहें। हाँ, इसमें फेलियर भी है। फेलियर भी है, लेकिन ये है कि इसमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं।
सर जी नहीं, जो रेकमेंडेड है वो 3 वीक्स के बाद वो अपना को लालच करके जल्दी बुला लेना था बात। अब किसी लगाएंगे तो उसमें तो जब लीडर हम इंसुलिन सिरिंज यूज करेंगे, इंसुलिन सिरिंज तो उससे तो स्वेलिंग हो जाएगी और ये टाइट है, एडहेरेंट है विद द स्वेल, इसका सर ब्लीडिंग हो जाएगी। नहीं नहीं, ब्लीडिंग नहीं होती डॉक्टर साहब, आपको किसी दिन मैं लगा के दिखा दूंगा, बड़ा अच्छा आपका आपका एरिया बड़ा आपके एरिया में कम से कम 10 सीसी लगेगा, आपका कम से कम हम 20 सीसी ब्लड निकालेंगे तो फिर कहीं जा रहे प्लाज्मा। आप ये भी तो देखे ना कि कितना देखे ना थोड़ा थोड़ा। अच्छा चलें आगे आ जाए जी, आगे चलते हैं हम आर्थराइटिस में जी। आर्थराइटिस में भी बहुत अच्छा है जी, ये जो पीआरपी है ना, ये हिप जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस में और नी जॉइंट में ये पीआरपी इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है जी। अब आ जाता है कि मेथड क्या है। कॉस्मेटिक प्रोसीजर के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर में बड़ा गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा जी, अब आ रहा है कि इसका मेथड क्या होगा। बैठे जी। अच्छा जी, अब करना क्या है, आपने ब्लड निकालना है पेशेंट का फ्रॉम दी वेन। पहला प्रोसीजर ये है कि आपने कलेक्शन करनी है, ब्लड निकालना है, जितने सीसी आप लगाना चाहते हैं उससे डबल। ठीक है, सीसी लगाना है, हाँ जी, अगर 3 सीसी लगाना है तो उसके 6 सीसी लगा लेंगे। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जी आपका जो है ना एक सेंट्रीफ्यूग मशीन आपको चाहिए होगी, जो कि वो सेंट्रीफ्यूग लगा करने के बाद आपने जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो प्लाज्मा वाला हिस्सा, उसको लेना है। और हमेशा आपने, चाहे आपकी सिरिंज 10 सीसी की भी भरनी हो, लेकिन लगाना आपने इंसुलिन सिरिंज से। ये ना हो कि 10 सीसी सिरिंज की सुई लगा लो, वो नहीं लगानी सुई। एक एक सीसी निकाल लें और एक एक सीसी लगाएं। नहीं नहीं, पीआर देखें, नहीं नहीं, इंडिविजुअल का पीआरपी तो मैंने कहा पेशेंट का अपना ही ब्लड लेंगे। देखिए जी, वो शुरू में मैंने एक चीज बात बताई थी, वो उसमें था कि भाई ये स्टेम सेल्स में डोनर का। हाँ जी। अच्छा जी, अब आगे आ जाता है कि पीआरपी करता क्या है। ठीक है जी, अब करना क्या है जी, वो बेसिकली इसके अंदर कंसंट्रेटेड प्लेटलेट्स होते हैं, इसके अंदर साइटोकाइंस होते हैं, और हाँ जी, इसके अंदर एक और चीज भी है कि इसके अंदर एक ग्रोथ फैक्टर होता है। और चौथी चीज, ये जो पीआरपी है इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं। ये जब सारे चीजें मिल जाते हैं तो उससे रिजल्ट ये होता है कि हीलिंग प्रोसेस जो है ना वो स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है जी। अब पीआरपी के लिए भी अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं वो कहते हैं कि एटलीस्ट आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड लगाओ पीआरपी, वही जो मैंने पहले आपको बताया था ना। किसी भी जगह अगर आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो एटलीस्ट आपको जो ऊपर नजर आ रहा है कुछ तो नीचे नजर आएगा ना आपको। एटलीस्ट आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि भाई अल्ट्रासाउंड के साथ थोड़ा सा आपको डीप टिश्यू नजर आएगा ना। जब हम कर रहे होते हैं तो अल्ट्रासाउंड में सामने नजर, तो फ्लोरोस्कोपी नजर आएगा, लेकिन अल्ट्रासाउंड में कैसे नजर? अल्ट्रासाउंड में भी नजर आता मशीन में आपने देख के लगाना है, आपको नीचे का हिस्सा नजर आ रहा होगा। तो इसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड लगाएंगे ना, उसके 2 बेनिफिट्स होंगे। एक बेनिफिट तो ये है कि वाकई आपको नीचे वाला एरिया, स्पेशली देखें, मैं आपको बताऊं, मैंने किया हुआ ना, अल्ट्रासाउंड के साथ आपको जॉइंट स्पेस नजर आती है, आपको आपकी नीडल भी नजर आएगी, आपको पता चल जाएगा कि वाकई जॉइंट स्पेस के अंदर चली गई है कि नहीं चली गई। दूसरा आपको बेनिफिट ये होगा कि सबकुटेनियस टिश्यू का भी आपको एक अंदाजा हो जाता है कि वो अल्ट्रासाउंड में कि यहाँ तक वो है, तो वो आपको ये भी पता चल जाएगा। अगर आपने वो लगाना है, फॉर एग्जांपल पीआरपी, ये जो है सर में लगाना है, किसी जगह लगाना है, तो वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई एटलीस्ट हम स्किन से कितना डाउन नीचे आ गए हैं। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड आपने वो तो लगा दिया, लेकिन नी जॉइंट के अंदर या आपने अगर लो बैकिक में लगाना है तो फिर इंसुलिन सिरिंज नहीं लगानी।
क्यों? आपको वहां डीप टिश्यू पेनिट्रेशन है, तो डीप पेनिट्रेशन के लिए जरूरी है कि आपकी वो जो सुई है वो कम से कम वो जो 10 सीसी या 5 सीसी वाली सुई हो, तभी उसके साथ आप डीप पेनिट्रेट कर सकते। जी जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ऊपर जाते जाएंगे साइज भी कम होता जाएगा और उसकी जो विड्थ है वो भी कम होती जाएगी, साइज हाइट। अच्छा जी। ये साइटोकाइंस को मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। आप में से किसी को पता है साइटोकाइंस क्या होते हैं? ये इंफ्लेमेटरी मार्कर्स है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलें, वेरी गुड जी। अच्छा, अब ये है कि इनकी एक बहुत बड़ी खसूसियत है, जो मैं साइटोकाइंस की आपको बात कर रहा हूँ, कि ये इनकी एक खसूसियत है कि ये एबनॉर्मल सेल्स को मार देते हैं और नॉर्मल सेल्स जो हैं उनकी उम्र बढ़ाते हैं और उनकी रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं साइटोकाइंस। हाँ जी, तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। और दूसरा साइटोकाइंस की एक और खूबी है कि ये आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको रेगुलेट भी करते हैं। लेकिन वो उनकी स्पेशलिटी है कि साइटोकाइंस आपका जो पर्पस है ना उसको वो पूरा करते हैं। ठीक है जी। अब आ जाता है जी स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल्स क्या हैं? ये स्पेशल सेल्स हैं जो कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जगह पे, हर मसल्स में, ब्रेन में, बोन्स में, बोन सेल्स में, ब्लड सेल्स में ये पाए जाते हैं, स्टेम सेल्स। अब इसमें आपने करना क्या होता है कि ये इसको निकाल के उनको स्टेम सेल की प्रॉपर शक्ल देनी होती है। उसके बाद जब आप इसको इंजेक्ट करते हैं तो ये जो आपका डैमेज टिश्यू है ना उसको रिपेयर करते हैं। अब इसमें स्टेप्स क्या होते हैं? पहला स्टेप ये है कि आपने स्टेम सेल्स निकालने होते हैं, एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं? आपकी बॉडी फैट में से। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा हो रहा है वो, हाँ जी, बोन मैरो भी है। मैं वही लिखा है ना मैंने, फैट और बोन मैरो। फैट में से ज्यादातर निकाला जाता है और बोन मैरो से रेयर निकाल रहे हैं। शौकत खान वाले भी कर रहे हैं, कुछ और भी अदारे हैं जो कि इनको कर रहे हैं, पेट में से ज्यादातर ले रहे हैं। जी जी, एब्डोमिनल फैट जो है उसके सेल्स लेते हैं। चिल्ड्रन में बोन मैरो है, बड़ों में, एडल्ट में। चिल्ड्रन में तो बोन मैरो ही बनेगा सबसे। चिल्ड्रन में तो, छोटे बच्चों में कहाँ इतनी फैट होती है। अच्छा, पेरिफेरल ब्लड में भी से लिया जा सकता है। जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं उनकी अम्बिलिकल कार्ड ब्लड में से भी ले लेते हैं ये। अच्छा जी, उसके बाद अगला होता है सेल प्रोसेसिंग। हाँ जी, वो भी ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने जो देखा है स्टेम सेल थेरेपी में ज्यादातर ये फैट में से ले रहे हैं, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। फैट जो है वो नहीं इसके लिए यूज कर सकते? वही है, वही है। हाँ, जो पेट के अंदर फैट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सबकुटेनियस फैट जो है, सबकुटेनियस फैट, एब्डोमेन की बात कर रहा हूँ ना। पहले तो वही आएगी ना, इतना डीप जाने की जरूरत क्या है? अच्छा जी, हाँ जी। पेरिफेरल ब्लड से भी असल बात जो चीज है ना, आपके पास सिस्टम होना चाहिए कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह उसको स्टेम सेल बनाएगा। एक्सट्रैक्ट तो कर लिया। हमारे यहाँ जो सहूलतें हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है। हमारे यहाँ जो सहूलतें हैं वो बोन मैरो और फैट सेल्स की ज्यादा है। तो उसको फिर स्टेम सेल प्यूरिफाई किया जाता है। वो मशीनें जो हैं वो आम किसी अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने कहा शौकत खानों वालों के पास है, लेकिन आम वो इतनी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ये होता है जब वो उनके स्टेम सेल्स बन जाते हैं तो फिर आपने उसको दोबारा इंजेक्ट करना होता है। अब इंजेक्ट करने में क्या मेथड है? इंट्रावीनस भी है और दूसरा मेथड है डायरेक्ट। जिस जगह पे प्रॉब्लम है उस जगह पे अफेक्टेड एरिया जो बॉडी का है उसमें ये डाल दी जाती है। ठीक है जी, ये पिछले लेक्चर का था। आज का जो लेक्चर है वो है हेडेक। आसिफ, हेडेक शुरू करें जी। जी 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 जी, अब करें सवाल। यार टीबी जो है ना, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो काम नहीं करती। स्टेम सेल्स भी इस हद तक हेडेक काम लगा। करते हैं। एक्सपीरियंस रिगार्डिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको? हाँ जी, मैं बताता हूँ। वो ये है कॉस्ट ऑफ दिस टू पीआरपी की तो कॉस्ट आपको अंडरस्टैंड है, कोई इतनी ज्यादा कॉस्ट है ही नहीं। हाँ, स्टेम सेल के कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कम से कम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक।
वो क्या वेरी करता है सिस्टम एक सेशन सेटअप वो डिपेंड करता है कि डिजीज कितनी पुरानी है और कितनी प्रोलॉन्ग चलेगी, फिर ये इनके सेशन रिपीट भी होते हैं। लेकिन ये है बात ये है, आपकी बात ठीक है, बात नहीं देखें, आपकी बात ठीक है, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी तो करता है ना। कई लोग कहते हैं कि नहीं जी मैंने कुछ नहीं कराना, इसी में कुछ कर दो, मुझे मेरा नेचुरल पाँव चाहिए या मेरा नेचुरल नहीं। स्टीरॉइड से डिपोमेड्रोल लगता था, अब भी लगता है, अब भी लगता है। हाँ जी, कैनाकॉट भी डिपोमेड्रोल भी दोनों लगाते हैं। जी 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 बिल्कुल। हाँ जी, असल में मेरी बात सुनिए, बात ये है ना कि पहली बात तो ये ना कि पीआरपी का डेफिनेट बात है, आपका अपना ब्लड है, उसका सिरे से ही जो साइड इफेक्ट का है ना, जीरो है, साइड इफेक्ट कोई नहीं। स्टीरॉयड का फिर भी साइड इफेक्ट है, तो इस वजह से उन्होंने ट्राई करके देखा, तो जब उसमें भी उनको रिजल्ट मिल रहे हैं तो फिर वो कहते हैं जी जरूर। और दूसरा हमारी पब्लिक भी है जो स्टीरॉयड के नाम से वैसे ही खौफजदा हो जाए। आप इस केस में नहीं वो तो मैं नहीं आप दोनों को जी बिल्कुल कंपैरिजन ये है कि अब जब आप कंपैरिजन करने पे आए हैं, तो जब आपने एक चीज उसको ओरिजिनली दे दी तो उसके इम्यून सिस्टम को जाकर टच ही नहीं कर रही, और उसका बाकी मैकेनिज्म जो है वो उसको इनहांस कर लिया कि भाई ये फॉरेन बॉडी आ गई, ये फॉरेन बॉडी के साथ अपना ही इम्यून सिस्टम जो है वो आपका जो है वो उसके खिलाफ एक्टिवेट हो गया। उस एक्टिवेशन में क्या किया, आपकी ओरिजिनल एंटीजेंस एंटीबॉडीज से रिएक्शन आया। जब वो एंटीबॉडीज आपका अपना रिएक्शन आया तो क्या होगा, वो ज्यादा बेहतर है कि आपका सारा इम्यून सिस्टम जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके पर इनहांस हुआ। ऑब्वियसली इनोवेशन अब हो रही है। नहीं वो देखिए ना, नहीं हम एक साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें एक साइंस के स्टूडेंट के जरिए सोचना चाहिए। हाँ जी, क्या जब राणा हमने साहब इंटरेक्टिव हो रहे हैं ना, हम इम्यून सिस्टम, जब हम अपने इम्यून सिस्टम को इनहांस करके वो चीज ले रहे हैं, हम बाहर से कोई चीज नहीं ले रहे, जबकि उसमें स्टीरॉयड में हम क्या करते हैं, वो दिया, इम्यून सिस्टम डिप्रेस हुआ, उसने अपनी एक्टिवेशन दी, उसके बाद क्या हुआ, वो जितना मर्जी प्रोलॉन्ग आप स्टीरॉयड दे दिए, उसके बाद आपके इम्यून सिस्टम ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसके खिलाफ आपके जिस्म में कोई कुव्वत मुदाफियत नहीं बनी, आपके इम्यून सिस्टम उस तरह नहीं गया। जब आपका इम्यून सिस्टम उस तरह नहीं गया तो फिर उसका बेनिफिट क्या हुआ, उसका बेनिफिट ये है कि आपको फिर दोबारा वही लगाना पड़ा उसको वो रिजल्ट लेने के लिए। ठीक है। हाँ हाँ चले हम, यस यस, हाँ हाँ नया सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, वो इम्यून सिस्टम को आपके डिप्रेस कर रहा है, जबकि ये चीज पीआरपी या स्टेम सेल जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बॉडी के अपनी है और उसको वो इनहांस कर रहा है। जब वो उसको इनहांस कर रहा है तो आपकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके खिलाफ आपकी बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडीज बना ली। ठीक है, जब वो एंटीबॉडीज बन गई, जब भी कोई चीज उसके खिलाफ वैसी गई तो वो उसको जो है वो फौरन से पहले चलो जी ऐसे सब प्राइवेट सेटअप, प्राइवेट सेटअप में मैं आपको बाद में बता दूंगा, मैं यहीं पे हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। कोई मसला नहीं, हम यहीं पे, कोई टेस्ट की जरूरत नहीं, लेकिन आपको हाँ उसमें कोई टेस्ट नहीं। बात तो ये है ना, मैं तो आपको वो मेथड बताऊंगा जो इस वक्त चल रहा है। इम्यूनोग्लोबुलिन की बात आपकी बड़ी ठीक है, लेकिन क्या इम्यूनोग्लोबुलिन वो काम करते हैं जो आपका जो अपना सीरम है वो काम करता है? एफिकेसी देख रहे हैं दोनों की, जिस तरह स्टीरॉयड उसको जाके ये काम करता है, जब आप बाहर से